कि आपका सेशन हो गया है स्टार्ट और मैं आप सबके सामने आ चुका हूं। ठीक है, तो एक मिनट, चलो जी आ जाओ, स्टार्ट करें सेशन को। कह रहा किस क्रमांक में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक, श्रुतिसम जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद कौन सा है बताइएगा। अब देखो, गज का मतलब ये गज है, गज का मतलब क्या होता है, गज का मतलब होता है हाथी, और गज का मतलब होता है माप, यानी कि ये सीक्वेंस उल्टा कर दिया इन्होंने, यहां पे गज होता तब ये सही होता, मतलब ये गलत हो गया। कह रहा जरा का मतलब क्या होता है, जरा का मतलब होता है बूढ़ा, वृद्धावस्था, और जरा, ये जरा मात्रा है, इसका मतलब होता है थोड़ा। देव का मतलब होता है भाग्य, और देव का मतलब क्या होता है, बोलो सर देवता। इसका मतलब, तनु का मतलब होता है दुबला, और तनु का मतलब होता है पुत्र और गाय। इसका मतलब आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, बोलो सर राइट होगा, ध्यान रखिएगा, बी इज राइट आंसर। आदित्य जी स्वागत है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। क्वेश्चन अगला है असनायती, ये असनायती लिखा हुआ है और ये असनियत लिखा हुआ है, ये असनायती है और ये असनियत लिखा हुआ है, इन दोनों का अर्थ क्या होता है बताएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। असनायती क्षत्रिय संबंधित तथा भोग, या फिर भोजन पाने की इच्छा करना, खाने की इच्छा करना, या फिर विलास में लीन तथा विरक्त, खाने की इच्छा करना या फिर भोजन पाने की इच्छा करना, भोजन पाने की इच्छा करना या फिर खाने की इच्छा करना, बताएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। अब देखो, कह रहा अस प्लस नायती, असनायती लिखा हुआ है और ये असनियति है। तो असनियति का मतलब क्या होता है, असनियति मतलब होता है भोजन पाने की इच्छा करना, मतलब खाने के लिए भोजन पाने की इच्छा करना, और ये असनियत है। असनायती का मतलब होता है खाने की इच्छा करना। तो आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये भोजन पाने की इच्छा और ये खाने की इच्छा। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रचना महावीर प्रसाद जी की नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। ये वही महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, कब से कब तक रहे हैं, तो 1903 से लेकर के 1920 तक रहे हैं, मतलब 17 वर्ष तक रहे। अच्छा, अब कह रहा काव्य मंजूषा है, सुमन है, अबला विलाप है, प्री प्रवास है। तो इसमें एक रचना है आपके, क्या नाम है इनका, अरे अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओंद साहब, हरिओंद साहब है, जिनकी रचना का क्या नाम है, जिनकी रचना का नाम है पारिजात, जिनकी रचना का नाम है रस कलश, जिनकी रचना है चुभते चौपते, क्या बोलेंगे, चुभते चौपदे, एक रचना है इसमें, चुभते चौपदे, एक रचना है इनकी चोखे चौपदे, ये भी किसकी रचना है, तो सर ये भी इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, इनकी एक रचना है जिसका नाम है ठेठ हिंदी का ठाठ, हिंदी का ठाठ, और इनकी एक रचना है, कल मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद ना रहा हो, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, अधखिला फूल। इसी में से एक रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की है। वो कौन है, तो बोलो सर वो प्री प्रवास है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, ये सब किसकी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त साहब की नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने क्या लिखा है, साकेत, राष्ट्रीय वीणा, वीर बालक, कानन कुसुम, इसमें से कौन सी एक रचना है किसकी, मैथिली शरण गुप्त साहब की, बताइएगा। इन्होंने साकेत लिखा है, पंचवटी लिखा है, और क्या बोलते हैं आपका, आप लोग आंसर बताओ जल्दी से। कानन कुसुम किसकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये किसकी है, ये आपके जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा। कौन सी, बोलो सर कानन कुसुम। वीर बालक किसकी रचना है, तो वीर बालक ये जो है ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हुए हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार साहब है। ठीक है, ये इनकी रचना है। क्या, कौन सी आपकी, कहाँ गई ये वाली, वीर बालक, और जयशंकर प्रसाद की ये राष्ट्रीय वीणा किसकी रचना है, तो ये गया प्रसाद शुक्ल, सनेही जिनको बोला जाता है,
गया प्रसाद शुक्ल साहब हैं ये, जिनका उपनाम क्या है, जिनका उपनाम स्नेही कहा जाता है, ये उनकी रचना है। साकेत किसकी रचना है, बोलो सर साकेत इन्हीं की रचना है, मैथिली शरण गुप्त साहब हैं ये। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा पथिक नामक रचना किसकी है, जरा बताइएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंद, मैथिली शरण गुप्त, या फिर रामनरेश त्रिपाठी, या बालकृष्ण शर्मा उर्फ नवीन। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सभी के सभी, बताइएगा पथिक किसकी रचना है, जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, और बताओ पथिक किसकी रचना है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है युवकों का रण, युवकों का रण, ये किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ये इन्हीं की रचना है, जिनकी रचना का नाम है पथिक। इनकी एक रचना है जिसका नाम है कामना, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर कामना भी इन्हीं की रचना है। अन्वेषण इनकी रचना है, ध्यान रखेंगे, अन्वेषण, क्या बोलेंगे, अन्वेषण भी किसकी रचना है, बोलो सर अन्वेषण भी इन्हीं की रचना है, जिनकी रचना पथिक है। और स्वदेश गौरव करके एक रचना है, स्वदेश गौरव, ये मैं क्यों रचनाएं ला रहा हूं, थोड़ा सा इस बार देशभक्ति की रचनाएं थोड़ा देख लीजिएगा ज्यादातर। ये आपके रामनरेश त्रिपाठी जी हुए हैं, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। क्लास की पीडीएफ मिलती है वेद प्रकाश जी, टेलीग्राम पे मिलती है, टेलीग्राम का नाम है हिंदी बाय विनय सर, विनय सर टेक्स्ट बुक, दोनों में से किसी को कर लीजिएगा, ठीक है। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा से निम्न में से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। मैंने आपको बताया था भक्ति काल को दो भागों में बांटा जाता है, एक आता है आपका क्या बोलते हैं सगुण काव्य धारा, और एक को बोलते हैं निर्गुण काव्य धारा, ठीक है, निर्गुण काव्य धारा। तो जो निर्गुण काव्य धारा है इसमें दो भेद होते हैं, एक आपका होता है ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी, और एक होता है आपका प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी। तो प्रेमाश्रयी में, ज्ञानाश्रयी में आपके आते हैं कबीर साहब, और प्रेमाश्रयी में आते हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मंझन हैं, उस्मान हैं। ये मंझन वही हैं जिन्होंने मधुमालती लिखा है, जिन्होंने मधुमालती की रचना करी है, मधुमालती। और ये आपके उस्मान वही हैं जिन्होंने चित्रावली की रचना करी। ये कई बार यूपी TSS में पूछा गया, लोअर पीसेस में भी आया है। चित्रावली किसकी रचना है, बोले सर इन्हीं की है, और मंझन की मधुमालती है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी भी हैं, इनकी रचना तो आपको पता ही है, पद्मावत है, अवधी भाषा में लिखी गई। आखिरी कलाम भी आपको याद होगा, आखिरी कलाम, और इनकी एक रचना है अखरवाट, याद रखिएगा अखरवाट। लेकिन कबीर दास जी आपके कौन सी शाखा के हैं, तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं, ये प्रेमाश्रयी शाखा के नहीं है। और जितने भी प्रेमाश्रयी शाखा के हैं वो सब सूफी काव्य है ज्यादातर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है। इसमें से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है। गीत गोविंद टीका, प्रेम तत्व निरूपण, राग गोविंद नरसी जी का मायरा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे सभी लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा प्लीज। सोनाली सिंह स्पीड ब्रेक मत लगाओ, थोड़ा बढ़ा दो। सुलेखा, अच्छा आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो या मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई लोग हैं जो बैठ के देखते हैं लाइब्रेरी में, लेकिन वो कहते हैं मैं कमेंट नहीं करूंगा या करूंगी। तो कमेंट करते रहा करो, थोड़ा खटपट करोगे अच्छा रहेगा, नींद नहीं आएगी। देखो गीत गोविंद टीका ये किसकी है, मीराबाई की है। राग गोविंद भी है, नरसिंह जी का मायरा भी है। ये जो प्रेम तत्व निरूपण है ना, प्रेम तत्व निरूपण, ये कई जगहों पे कृष्ण दास जी की लिखी हुई है, और कई जगहों पे बताया जाता है रसखान जी की है, रसखान जी की। तो दोनों मिलते हैं आपके, रसखान और कृष्णदास दोनों। तो आंसर आप बी वाला कर दीजिएगा, ये मीराबाई की नहीं। अच्छा मीराबाई के गुरु कौन थे, किसी को पता है इनके गुरु? तो इनके गुरु रैदास जी थे, ध्यान रखिएगा, रैदास या रविदास, जिन्होंने क्या कहा है, जिन्होंने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्लियर। कह रहा कि निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है। भारतेंदु जी की कई सारी रचनाएं हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कई सारी रचनाएं हैं। जैसे इन्होंने कहा है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, लोअर पीसेस 2018 में आई है, हिंसा न भवति, ये पूछी जा चुकी है, ध्यान रखिएगा। इनकी रचना है प्रेम मालिका, प्रेम मालिका, और क्या बोलेंगे प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, और शायद प्रेम फुलवारी भी है इनकी रचना, प्रेम फुलवारी, और प्रेम वाटिका भी है इनकी रचना, कविता है प्रेम वाटिका, इनकी भी है, रसखान की भी है।
कविता, ठीक है। अच्छा, प्रेम मालिका भी है और गीत गोविंद नंद भी है, और यहाँ नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, और फूलों का गुच्छा भी है, ध्यान रखेंगे। शायद यहाँ पे कंसवध नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे सर कंसवध किसकी है, तो ये आपके, इनका नाम है राधा कृष्णदास, नाम है इनका पूरा, राधा कृष्णदास, कृष्णदास, ये इनकी रचना है, याद रखिएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा अप्रवासी यात्राएं, अप्रवासी यात्राएं, इस यात्रा वृतांत के लेखक कौन है बताइएगा। अप्रवासी यात्राएं, इनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे आपने सुना होगा विचार विवेचन, अभी तुरंत बता दोगे, विचार विवेचन किसकी रचना है, विचार विचार और विवेचन करके, विचार और विवेचन अगर आपसे पूछे किसकी रचना है तो आप क्या कहोगे, आपको बताना है। विचार और अनुभूति इन्होंने लिखा है, विचार और अनुभूति, ये सब आलोचनात्मक ये है गद्यकार। अनुभूति, अनुभूति ये भी किसकी है तो सर ये भी इन्हीं की रचना है। आधुनिक हिंदी कविता का मुख्य, आधुनिक हिंदी कविता का मुख्य विषय, ऐसे करके एक रचना है इनकी, सभी लोग याद रखिएगा। नहीं, प्रवृत्तियां है, विषय नहीं, प्रवृत्तियां है। आधुनिक हिंदी कविता का मुख्य की, कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, विषय नहीं, प्रवृत्तियां है, ठीक है। और ये कौन है भाई, ये आपके डॉक्टर नागेंद्र साहब है। अगर मैं बात करूं धर्मवीर भारती की तो आपको पता होगा इनकी रचना का नाम है ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, याद रखेंगे। इनकी रचना है सात गीत वर्ष, सात गीत वर्ष, याद रखिएगा। इनकी एक रचना है जिसका नाम है सूरज का सातवां घोड़ा, याद रखिएगा। इनकी एक रचना है जिसका नाम है कनुप्रिया, वो याद रखिएगा। स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी, याद रखिएगा। और चांद और टूटे हुए लोग, याद रखिएगा, टूटे हुए लोग, ये याद रखिएगा। ये सब किसकी रचना है, ये सब धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं, याद रखेंगे। क्लियर है सभी को? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि वर्ण होती है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि से भी छोटी इकाई स्वनिम होती है। उसके बाद भाव और भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग या सबसे छोटी इकाई या सबसे बड़ा अंग और सबसे बड़ा इकाई वाक्य होती है। क्लियर है? मनीष अग्निहोत्री जी बताइएगा। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होती है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगला है कि सरोवर में कौन सी संधि है बताइएगा। गुण संधि कैसे पहचानते हैं? गुण संधि में यार ऊपर एक मात्रा ये वाली हो या ये वाली हो, ये वाली हो, गुण संधि होती, लेकिन इसमें नहीं होगी। पूछो काहे नहीं होगी गुरुजी? इसमें इसलिए नहीं होगी कि यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि का योग है। किसका योग है? विसर्ग संधि। इसको जब तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? सराहधन वर निकलेगा, तब क्या हो जाएगा? सरोवर होगा। अर्थात आंसर आपका कौन सा बनेगा? तो कहेंगे सर बी वाला आंसर बन जाएगा। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं, मैं लिख देता हूं जिसमें आपकी विसर्ग संधि आती है, जैसे यशोदा है, यशोधरा है, यशोधरा है, ठीक है ना। मनोज है, याद रखिएगा, मनोज। और क्या बोलेंगे? मनोहर है, मनोहर। कई सारे शब्द हैं जिनको आपको याद रखना है। खैर, किस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसमें किसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है बताइएगा। रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं। अब देखो यहां पे एक तो उद्धरण चिन्ह लगा है, उद्धरण या अवतरण कह सकते हो, अवतरण, एंड यहां पे आपका पूर्ण विराम लगा है, पूर्ण विराम, ठीक है। मतलब इसमें तो चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। राम घर पर आया या नहीं, ये प्रश्न वाक्य लगा है। कौन सा? प्रश्न सूचक चिन्ह है या प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। पुरुषार्थ चार है, ये निर्देशक चिन्ह लगा है, निर्देशक यहां पे है। और उसके बाद अल्प विराम भी है, अल्प विराम भी है, और उसके बाद आपका पूर्ण विराम भी है। तो यहाँ पे इतने चिन्ह लगे हुए हैं।
यहां पे आपका केवल पूर्ण विराम लगा है। कह रहा कि किस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं। नहीं, यहां भी हुआ है, यहां पूर्ण विराम देखो हुआ है, पूर्ण विराम। तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि नहीं प्रयुक्त हुआ है। इसका मतलब आंसर आपका ई वाला होगा। रीजन वैसे अलग हो जाता, आप सर्च करोगे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि आया हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। यहां पे पूर्ण विराम जब क्वेश्चन आया था मतलब एग्जाम में, तो यहां पे पूर्ण विराम नहीं था, लेकिन हमने पूर्ण विराम लगाया है, इसलिए आंसर ई को बनाया है। अब एक बार कमेंट करके बताओ क्लियर है क्या सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है जरा बताइएगा। कह रहा कि उल्लास है, उल्लास है, और उच्छ्वास है, उच्छ्वास, उसके बाद निश्वास है, और आपका उजास है। इसमें कह रहा है कौन सा तद्भव शब्द है आपको बताना है। आंसर करेंगे सभी लोग। सुलेखा यादव, स्पीड ब्रेक, सोनाली, प्रिंस, सोलंकी, आकाश, सभी लोग कमेंट करेगा। राम कुमार राजपूत जी, स्पीड में सभी लोग एक बार आंसर करिएगा, मैं देखूं तो। बताइएगा। देखो देखो साहब समझो, ये जो उल्लास है इसका तद्भव क्या होता है, आप कहोगे सर हुलास होता है, ठीक है। उच्छ्वास है, इसका क्या होता है, बोलो सर उसास होता है, उसास, उसास ही होता है ना, हाँ उसास ही होता है, उसास होता है। उसके बाद निश्वास तो तत्सम ही है, बचा उजास। देखिए एक शब्द आता है उज्जवल, एक शब्द आता है उज्जवल, जिसका तद्भव क्या होता है, उजला होता है, उजला। लेकिन उज्जवल का तद्भव जो है उजास भी होता है, अर्थात ये तत्सम है, ठीक है। और ये क्या है, आप कहोगे सर ये तद्भव है। डी वाला आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। कह रहा कि पहले मैं सन्नाटा बुनता था, ये तो खैर रचना पता होगी आप लोगों को, क्योंकि आपने खूब अच्छे से पढ़ रखा है इनको। पहले मैं सन्नाटा बुनता था, ये किसकी रचना है बताइएगा। चलो मैं थोड़ा सा क्लू देता हूं। इनकी रचना का नाम है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप एक रचना है। एक इनकी रचना है जिसका नाम है आंगन के पार द्वार। इनकी एक रचना है कितनी नाव में कितनी बार। देखो इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कितनी नाव में कितनी बार, अरे यायावार रहेगा याद। याद आया नहीं आया, चलो अब याद आ जाएगा। शेखर एक जीवनी, अभी भी याद नहीं आया भाई साहब। ये आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की रचना है, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको, और इसमें से बताना है कौन सा तत्सम शब्द है आपको। आंसर करेंगे सभी लोग। तत्सम बताना है, चाम है, चटिका है, चितेरा है, चौथा है। देखो साहब चाम का तत्सम क्या होता है, बोलो सर चर्म होता है। चितेरा का क्या होता है, बोलो सर तत्सम चित्रकार होता है, ध्यान रखिएगा। और चौथा का तत्सम क्या होता है, बोलो सर चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है। अब आप कहोगे सर चार का तत्सम क्या होता है, चार का तत्सम शतवारी होता है, चतुर्थ मत करिएगा कभी भी, ठीक है। ये जो चटिका है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव चिड़िया होता है, याद रखिएगा। अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, चर्म चटिका किसे कहा जाता है बताइएगा। चर्म चटिका किसे कहा जाता है, जिसने भी बता दिया मैं समझ जाऊंगा आपकी तैयारी एकदम लल्लन टॉप है। हिंदी में नंबर कटने नहीं दोगे। यूपीडब्ल्यूएससी पीटी 2025 पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी अच्छा फिजिक्स, ये कौन सी कैटेगरी, वैसे श्रीवास्तव जी जीएस और 50 और हाँ बिल्कुल जीएस पे तो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। पीटी निकालना है तो जीएस में सबसे ज्यादा फोकस, क्योंकि 50 क्वेश्चन है उसके। हिंदी तो कर ही ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो छांटने ही वाले आएंगे कमेंट के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, राम कुमार राजपूत जी ने कहा चमगादड़ होगा साहब, चमगादड़ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्या से ज्ञान बढ़ता है तथा सम्मान मिलता है, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद क्या होगा। तो रचना की दृष्टि से 3 वाक्य होते हैं, इसकी दृष्टि से देखो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। विधान वाक्य नहीं होता, ये अर्थ के आधार पर होता है। कह रहा एक उपवाक्य देखो, यह है विद्या से बढ़ता है, विद्या से ज्ञान बढ़ता है तथा सम्मान मिलता है। तो यहां तथा लग गया। आपको मैंने बताया है बीच में 2 उपवाक्यों के बीच में, 2 क्रियाओं के बीच में और आ जाए, अथवा आ जाए, तथा आ जाए,
एवं आ जाए, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो वहां क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में भी मैं बता चुका हूं, छोटी वाली की मिल जाए, क्योंकि मिल जाए, ठीक है ना, जो सो जैसा वैसा, ऐसे शब्द मिल जाए आपको, जब तब यद्यपि तथापि, ऐसे शब्द अगर मिल जाएं तो वहां मिश्र वाक्य होता है। यहां क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। सरल वाक्य में बीच में कोई भी अव्यय शब्द ऐसे नहीं आते आपके। सर जी सुपर सिलेक्शन पैक लिया है बट उसमें जूनियर असिस्टेंट का क्रैश कोर्स नहीं दिख रहा है। क्या बात कर रहे हो एजुकेशन लाइव जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, भेजना, डिटेल भेज देना, जो भी प्रॉब्लम है वो लिख के भेज देना, ऐड हो जाएगा। ऐड होता है वैसे, आप एक बार फिर से उसको देखिएगा सही से, ऐड होगा, अगर नहीं होगा तो ऐड कराया जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। कह रहा कि यहां जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं वहां पहचानिए। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से, बड़ी शिद्दत से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा, वरना गलत कर जाओगे, ठीक है। चलो आ जाओ। दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तब हम, कह रहे जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, पहचानना है आपको। अच्छा, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में दो अवयवों में, जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग, जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं वो पहचानना है। दो संयुक्त क्रियाएं अगर आप प्रयोग करोगे तो यहां कर सकते हो, जैसे आता जाता है, खेलता कूदता है, कर सकते हो ना। रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में, जैसे आपने कहा धीरे धीरे, रीतिवाचक हो गया, ठीक है, 2-4 किलो परिमाणवाचक हो गया, इसमें भी यूज करेंगे। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं, जैसे आपने कहा जागना, वो जगना, और उसके बाद जगाना, और उसके बाद आपने कह दिया जगवाना, तो यहां देखो प्रेरणार्थक में आपने यूज किया है। अच्छा, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, कैसे करोगे भाई। मैंने कहा मैंने कहा नील गाय, तो नील गाय में बताओ कैसे करोगे, नहीं होगा ना। तो विशेषता बता रहा है, डी वाला आंसर राइट होगा, बाकी सारे ही सही है। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन आपकी, अच्छा, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट विद, बढ़िया है। अब देखिए समझिए मेरी बात, पीटी के लिए अभी से लग जाइए, सबसे ज्यादा दो सब्जेक्ट पे फोकस करिए अगर आपको सच में अच्छे नंबर लाने हैं। पहला जीएस, ठीक है, और दूसरा आपका जो मैथ्स वाला, जो सानडी वाला होता है ना, मैथ्स ग्राफ वाला जो है, मैथ्स का जो ग्राफ वाला है, स्टैटिकल पार्ट, वो वाला, क्योंकि 50 क्वेश्चन इसके होंगे और 20 क्वेश्चन इसके होंगे, और बहुत मैथ कमजोर है तो फिर हिंदी पे पूरा होगा। वैसे हिंदी तो करनी ही करनी है आपको, तो इसको कवर कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कराऊंगा कवर क्लास में। तो इतने पे फोकस आपको अच्छे से निपटाना है अपने पास से, बाकी 20 वाला तो मैं करा दूंगा, 15 क्वेश्चन, टेंशन मत लो। सबसे ज्यादा जीएस पे फोकस करो और मैथ्स पे। आपकी वह पुस्तक कहां है जो आप कल लाए थे, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाक्य है बताएगा, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विधान वाक्य। तो ये वैसे ही है जैसे पदबंध नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा 5 प्रकार के पदबंध होते हैं साहब, इसी तरीके से ये आपका उपवाक्य है। एक बार आंसर बताओ सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, स्पीड में बताएंगे। संज्ञा उपवाक्य है, जहां संज्ञा प्रधान होगा संज्ञा उपवाक्य, जहां विशेषण प्रधान होगा विशेषण उपवाक्य। कह रहा आपकी वह पुस्तक कहां है जो आप कल लाए थे। अब पुस्तक की विशेषता क्या बता रहा है, जो आप लाए थे, आपकी वह पुस्तक। तो यहां किसकी विशेष, मतलब किसकी ज्यादा प्रधानता है, आपको सिर्फ विशेषण की। तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर ये विशेषण उपवाक्य बन रहा है। भाई कह रहा पुस्तक, कौन सी पुस्तक, जो आप कल लाए थे, तो ये जो उपवाक्य है ना, ये पूरा विशेषण उपवाक्य बन रहा है। इधर आपकी वह पुस्तक, ये भी विशेषण बन रहा है, तो ये विशेषण उपवाक्य बनेगा, बी आंसर राइट होगा। क्रिया के भेद चयन करें। दीपावली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाइयां खाते हैं, दीपावली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाइयां खाते हैं, आपको बताना है इसमें क्रिया का भेद क्या होगा। तो सबसे पहला भेद तो मैं बता दूं, पहले दीप जलाते हैं फिर मिठाइयां खाते हैं, तो जलाकर ये क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। आप कहोगे साहब पूर्वकालिक क्रिया तो ऑप्शन में है ही नहीं, पूर्वकालिक क्रिया तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब जब पूर्वकालिक क्रिया ऑप्शन में है ही नहीं, तब फिर आप आंसर क्या करोगे बताओ, मैं भी देखता हूं जरा। आप समझो, इससे पूछो क्या जलाते हैं साहब,
कह रहा दीप जलाते हैं, एक कर्म ये हो गया यहाँ पे। और कह रहा मिठाइयां खाते हैं, तो मिठाइयां भी कर्म है वैसे। और इनमें सभी किसको जलाते हैं? दीप, ठीक है। और मिठाइयां खाते हैं, तो यहां वैसे देखा जाए तो कौन सी क्रिया बनेगी? सकर्मक तो है ही है। दीप जलाते हैं, मिठाइयां खाते, पूर्वकालिक और सकर्मक बन जाएगी। यहाँ सकर्मक क्रिया करिएगा, सी वाला आंसर करिएगा। द्विकर्मक क्रिया नहीं बनेगी, द्विकर्मक नहीं बनेगी। इसमें दो कर्म, देखिए अगर कहता यहाँ पे दीपावली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाइयां खाते हैं, किसको जलाते हैं भाई? चलो दीप जलाते हैं, मान लो ये कर्म हो गया, लेकिन इसकी क्रिया अलग है और मिठाई खाने की क्रिया अलग है, ठीक है। मिठाइयां खाते हैं, ये क्या है? क्रिया है। क्या खाते हैं? मिठाइयां खाते हैं, ये कर्म हो गया। जलाकर ये क्रिया हो गया, ठीक है, और ये कर्म हो गया, तो इसकी क्रिया भी तो अलग है, तो द्विकर्मक में नहीं रखेंगे इसको, ठीक है ना। प्रखर प्रताप सिंह, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं समझ रहा हूं जैसे आप बता रहे हो, लेकिन साहब वैसे देखा जाए तो दो कर्म हैं भी। दीपावली के दिन सभी जलाकर, दीप जलाकर मिठाइयां खाते हैं, क्योंकि दो क्रियाएं भी है ना इसके साथ में। पूर्वकालिक क्रिया है, उसके बाद एक आपकी वर्तमान कालिक ये वाली क्रिया हो गई, तो दीप जलाकर मिठाइयां खाते। सकर्मक तो है ये, 100% डेफिनेटली सत्य है। और कुछ पॉइंट हैं जो यहाँ पे सत्यता इसकी प्रमाणित नहीं करते हैं द्विकर्मक क्रिया की, बाकी देखूंगा, लेकिन द्विकर्मक तो है नहीं, वैसे सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। नहीं वो तो ठीक है, अगर द्विकर्मक होगा तो सकर्मक नहीं होगा। द्विकर्मक ऐसे बनता है, आप समझो, मैं लिखता हूं, दीपावली के दिन मोहन को मिठाइयां खिलाई, ठीक। क्या खिलाया? मिठाइयां खिलाई, एक कर्म ये हो गया। किसको खिलाई? मोहन को खिलाई, एक कर्म ये हो गया। तो यहाँ पे ये भी कहता है कि जो पहला कर्म होता है वो आपका प्राणीवाची होता है, प्रत्यक्ष होता है। इसमें तो अलग अलग क्रियाएं, जब एक क्रिया के साथ दो कर्म हो तो यहाँ सकर्मक क्रिया करिएगा, दो कर्मक मत करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है बताइएगा? सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। आंसर करिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ। बाकी मैं इसको देख लेता हूं, वैसे ए तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ए तो नहीं होना चाहिए, बाकी मैं इसको एक बार चेक करता हूं। एक भारतीय आत्मा की बात कर रहा है किसकी? देखिए सुमित्रानंद पंत को क्या कहा जाता है? इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि, सुकुमार कवि कहा जाता है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, ये तो दिनकर साहब हैं आपके। मैथिली शरण गुप्त जी को क्या कहा जाता है, कोई बताएगा? खैर मैं ही बता देता हूं, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। किसने कहा था राष्ट्र कवि? ये भी क्वेश्चन आता है। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी बताइएगा? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है, जिनकी कई सारी रचनाएं हिमतरंगिणी हैं, हिमकिरीटनी हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन सौरभ करियप्पा जी, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है बताइएगा? ऐसी कौन सी रचना है? पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, साहित्य लहरी। तुलसीदास जी, रामचरित मानस, हनुमानाष्टक, एक इन्होंने हनुमान बाहुक लिखा है। हनुमान बाहुक, कहा जाता है कि जब ये बहुत बीमार हो गए थे तुलसीदास जी, तो बीमारी से निजात पाने के लिए इन्होंने क्या किया था? महात्मा गांधी ने इनको, हाँ सही कह रहे हैं आप, महात्मा गांधी ने इनको माखनलाल चतुर्वेदी कहा है, माखनलाल चतुर्वेदी को, वो सॉरी मैथिली शरण को राष्ट्र कवि कहा है। अब इधर आ जाओ, रामचरितमानस लिखा है इन्होंने, हनुमान अष्टक। कहते तुलसीदास जी जब बहुत बीमार थे, रोग निवारण के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक लिखा था। उसके बाद रामलला नाछू लिखा है इन्होंने, रामलला नाछू लिखा है, याद रखिएगा, नाछू, ठीक है, रामलला नाछू लिखा है। और जानकी मंगल लिखा है इन्होंने, जानकी मंगल, ये भी इनकी रचना है, याद रखिएगा। साहित्य लहरी इनकी रचना नहीं है। अब साहित्य लहरी किसकी है? ये सूरदास जी की रचना है, सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी ने सूर सागर लिखा है, सूर सारावली लिखा है, सूर सारावली, नल दमयंती लिखा है,
नल दमयंती लिखा है इन्होंने, व्यालो लिखा है इन्होंने, व्यालो। साहित्य लहरी भी इन्हीं की रचना है। तो डी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश की देन है, बताएगा। सर दिव्या मैम का कितने बजे से क्लास होता है? अरे भाई साहब, हेमराज जी दिव्या मैम के बारे में पूछ रहे हैं, वाह मजा आ गया भाई, बड़े तगड़े शिष्य लगते हो उनके। अगर इतने तगड़े शिष्य कहाँ थे अभी तक भाई? दिव्या मैम 1 साल से नहीं पढ़ा रही हैं टेक्स्ट बुक पे, कहाँ थे जनाब आप? बड़े दिन बाद मिले हो भाई। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस शॉर्ट वीडियो देख के आए हो ना, मैं समझ गया। अब देखो मागधी से किसका विकास हुआ है, आपको कि सर बिहारी का विकास हुआ है, बिहारी हिंदी का। बांग्ला का विकास हुआ है यहां से उड़िया का विकास मिलता है आपका, यहां से असमिया का विकास मिलता है आपका, असमिया का, ठीक है। महाराष्ट्र से आपकी मराठी का विकास मिलता है, गुर्जरानी। अर्धमागधी से आपका पूर्वी हिंदी का विकास मिलता है। अच्छा एक बात और समझिएगा, पूर्वी हिंदी से कुछ बोलियां निकलती हैं, कौन कौन सी? एक आपकी निकलती है अवधी, एक आपकी निकलती है बघेली, ये आपको याद होना चाहिए, और एक आपकी निकलती है छत्तीसगढ़ी। 100% एक क्वेश्चन यहां से मिलता है, मतलब भाषाओं से एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलो, तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास के विकल्प का चयन करना है और बताना है इसमें अव्ययी भाव समास कौन सा होगा। पढ़िए बताइए। सद्भावना है, सद्भावना है, सद्भावना होना चाहिए यहाँ पे, सद्भावना है, दानवीर है, पदललित है, वो सॉरी पददलित है, उपकूल है। अब बताओ आंसर क्या होगा। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी से निकलती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो जल्दी जल्दी, देखो साहब, आकाश यादव कह रहे भैया दिव्या मैम बेस्ट टीचर है। हाँ मैं भी जानता हूं, लेकिन अभी पढ़ा कहाँ रही दिव्या मैम? नहीं पढ़ाती टेक्स्ट बुक पे तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा। सद्भावना, सत है जिसकी भावना, मतलब सत है जो भावना, अर्थात कर्मधारय समास। यहां क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कह रहा दान में वीर है जो, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष, क्या बोलेंगे, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद कह रहा पद से दलित, मतलब पद से दबाया गया है, दबाया गया मतलब अलग किया गया, अपादान तत्पुरुष। कुल के समीप, उप जो यहाँ पे लगा है ना, ये अव्यय लगा हुआ है, मतलब ये उपसर्ग लगा हुआ है। तो जहां आपको उपसर्ग मिल जाए, जहां आपको अव्यय शब्द मिल जाए, जहां पे शब्द की आवृत्ति हो रही हो, शब्द की आवृत्ति हो, वहां क्या होता है, वहां पे आपका अव्ययी भाव समास होता है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। मोटिवेशनल वाला अजय, सर जी आपसे रिक्वेस्ट है, भाषा एवं बोली और वर्णमाला दोनों चैप्टर को 2 क्लास करा दूंगा, पक्का प्रॉमिस करा दूंगा। साहित्य वाला भी पार्ट कराना है आपका पूरा, और साहित्य वाला पार्ट के बाद आपका भाषा वाला पार्ट, ये दोनों मैं कराऊंगा। निम्नलिखित में से मतंग और वितुंड, मतंग और वितुंड किसके पर्यायवाची? हार का तो आपको पता होगा पराजय होता है, पराजय, और क्या बोलेंगे, हार पराजय, हार का पराजय ही बोलेंगे। हित का मतलब भाई तुम्हारे हित में है, हितैषी जैसे होता है। हाथी का अगर पर्यायवाची देखेंगे तो हाथी को क्या कहा जाता है, बोलो सर? इसको गज कहा जाता है, कुंभा कहा जाता है, कुंजर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा कुंजर बोलते हैं इसको, दंती कहा जाता है इसको, सिंधुर बोलते हैं, सिंधुर याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको मदकल भी कहा जाता है, मदकल याद रखिएगा, मदकल बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, गेंद भी कहेंगे इसको, गेंद कहा जाता है। नाग बोला जाता है हाथी को, नाग बोलते हैं इसको। मतंग भी कहते हैं, मतंग। और वितुंड भी कहते हैं इसको, वितुंड, वितुंड भी कहते हैं। तो ये सब हाथी के पर्यायवाची। हंस को क्या बोलते हैं, हंस को मराल कहा जाता है। सीप पक्षी कहते हैं इसको, सीप पक्षी बोला जाता है हंस को, हंस को कलहंस कहते हैं, ठीक है। ये सब हंस के पर्यायवाची। आंसर आपका सी इज राइट, मतलब सी वाला राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राधा दौड़कर मेरे पास आई, वाक्य में संयुक्त रूप क्या होगा? इसका मतलब संयुक्त रूप क्या होगा?
तो राधा दौड़कर मेरे पास आई, देखो वाक्य में कोई और किंतु परंतु नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये आपका सरल वाक्य है। अब सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना, लेकिन एक बात याद रखना कि जब हम कभी वाक्य ट्रांसफर करते हैं ना, मतलब वाक्य रूपांतरित करते हैं, परिवर्तित करते हैं, जैसे सरल वाक्य है तो मिश्र वाक्य में करते हैं, या सरल वाक्य है तो संयुक्त वाक्य में करते हैं, तो एक बात का सबसे ज्यादा फोकस रखते हैं कि जैसे कह रहा राधा दौड़कर आई, तो जिस काल में क्रिया होती, जैसे ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है तो उसी काल में क्रिया होनी चाहिए। जैसे राधा दौड़ी और मेरे पास आई, ये सही हो सकता है, लेकिन और देख लें, राधा तेजी से दौड़कर मेरे पास आएगी, अब यहां कह रहा आएगी भविष्य और यहां भूतकाल, ये नहीं होगा। जल्दी जल्दी की बात कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। राधा जैसे ही दौड़ के मेरे पास आई, जैसे लग गया, ये मिश्र वाक्य में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। राधा दौड़ी एक उपवाक्य हो गया, और मेरे पास आई एक उपवाक्य हो गया। आंसर आपका ये बनेगा, मतलब दो क्रियाओं के बीच में और किंतु परंतु तथा एवं ऐसे लग जाए, या दो उपवाक्य के बीच में लग जाए। कह रहा दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा, संगठन का विलोम क्या होता है बताइएगा। समागम होगा, संयुक्त होगा, विद्युत होगा, कौन सा होगा। संयुक्त का पृथक होता है, संयुक्त का वियुक्त भी होता है, याद रखिएगा। संयुक्त का पृथक और वियुक्त दोनों होता है। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ना है तो बता देना, कोई और तरीका लगाया जाएगा, लेकिन आना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा विद्युत है और विघटन है, तो भाई विघटन हो जाएगा, विद्युत तो नहीं होगा, विद्युत मतलब बिजली की बात कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है, मतलब इसमें से एक विलोम सही है जो है वो बताइएगा। देखिए निकट का दूर होता है, ये तो कतई नहीं सही होगा। प्रकट का गुप्त हो जाएगा या विलुप्त हो जाएगा। नर्म लिखा है, नर्म, नम्र होता तो चलता। वंध्य का अवंध्य होता है, अवंध्य, ठीक है। प्रधान का क्या हो जाएगा, प्रधान का या तो गौड़ करेंगे या अप्रधान करेंगे, वैसे गौड़ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निषिद्ध का विहित होता है, ये बात सही हो जाएगी। इसका मतलब आंसर आपका डी वाला राइट हो गया। क्लियर है। हाँ कह रहा कौन सा विलोम है, यहां क्या पूछा था, कौन सा विलोम है, संगठन का, विघटन हो गया। आंसर करेंगे। प्रखर प्रताप बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो, कहां रहते हो भाई आजकल। चलिए प्रतिमान का अनुयायी कर सकते हैं आप, अनुयायी, ठीक है। चलो क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं। भाई साहब इतने लंबे चौड़े समास हैं, किधर तोड़ूं, इधर ही तोड़ता हूं इसको। भयभीत का क्या होगा, भय से भीत है, भीत मतलब डरा हुआ। हवन के लिए कुंड बनाया गया है। मनोहर मन को हरने वाला, मनोहर हो गया। रसोई के लिए घर हो गया, ठीक है। पतझड़ वह मौसम जिसमें वह ऋतु जिसमें पत्ते झड़ते हैं, पत्ते झड़ते हैं, ऋतु विशेष, पतझड़ हो गया। लखपति, लखपति मतलब लाखों का पति, ठीक है ना। अठवारा, दुरंगा, प्रदेश, प्रादेश। अच्छा यथाशक्ति, पद यात्रा, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, इधर ही लिखता हूं उसको, शक्ति के अनुसार पद से यात्रा। दीनों के नाथ हैं जो, नाथ हैं जो, अर्थात विष्णु जी। संगठन का विघटन, संगठन का संगठन विघटन, देखो यहां क्या था, संगठन है, विघटन कर सकते हैं, और सही तो है, क्या प्रॉब्लम है भाई, रमन पाठक। चलो इसका देखो, इसका बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी करो आंसर। कह रहा तत्पुरुष समास किसमें है, देखो साहब आ जाओ फोड़ता हूं इसको, ध्यान से समझिएगा। तत्पुरुष समास की बात कर रहा है, मन को हरने वाला कर्म तत्पुरुष है,
हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए कुंड, ये भी आपका संप्रदान तत्पुरुष है, वो कर्म तत्पुरुष है। उसके बाद भय से भीत हो रहा है, भय से डरा हुआ है, करण तत्पुरुष है। अर्थात आंसर आपका कौन सा बनेगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट बनेगा, ध्यान रखिएगा। रसोई के लिए घर, ये क्या कह रहा है भैया तत्पुरुष समास है, लेकिन कह रहा है वह ऋतु जिसमें पत्ते झड़ते हैं, मतलब ये बहुव्रीहि समास हो गया कि स्पेशल ऋतु की बात कर रहा है, वसंत की बात कर रहा है, ओ सॉरी पतझड़ की बात कर रहा है। लखपति लाखों का पति, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद कह रहा प्रादेश, प्रा लग गया, अब वही भाव समास हो गया, ठीक है। और दुरंगा, यहाँ पे दो रंग है जिसमें दो रंगों का समूह, वो मतलब समाहार, ये दिगु हो जाएगा। और अठवारा की बात कर रहा है, ये अठवारा जानते हो क्या होता है? किसी को पता है अठवारा के बारे में? अठवारा ये आपका, ये भी दिगु समास होगा, पूछो कैसे? ये हो जाएगा आपका 8वें वार में लगने वाला, 8वें वार में लगने वाला, तो ये भी दिगु समास में आता है। लगने वाली बाजार एक एक्चुअली होती है, अठवारा बोलते हैं उसको, जो 8वें दिन पे लगती, ठीक है। यथाशक्ति पद यात्रा बाकी बता ही दिया। ये से विभक्ति पद से यात्रा करण तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पे। और ये दीनानाथ उनको बोलते हैं विष्णु जी को, तो ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये कौन सा होगा? इधर लिख देता हूं, ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। इसको ऐसे कर लेंगे। क्लियर है सभी को? समझ में आया नहीं आया? कह रहा दिए गए शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शीघ्र का पर्यायवाची क्या होगा? शीघ्र, तुरंत, तत्काल, तत्काल, अविलंब, अविलंब, ठीक है ना, ये हो जाएंगे। तो कह रहा शीघ्र का पर्यायवाची की बात कर रहा है। देखिए विलंब का मतलब क्या होता है? देर होता है। दिव का दिव, दिवा, दिवस, दिन, दिन, वार, ये हो गए। नाग, नाग हाथी को भी कहते हैं, नाग जो है वो सर्प को भी कहा जाता है। आंसर आपका क्या बनेगा? डी वाला राइट बनेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? बताइएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से विभाव के भेद कौन से? आलंबन, सात्विक, उद्दीपन, आहार और कायिक। देखिए साहब, विभाव क्या होते हैं? जो स्थायी भाव को जागृत, कहां क्रम से? सब क्रम से ही तो है, ABCDE। अब इधर आ जाओ, इधर देखो, ध्यान से समझिएगा। विभाव जो स्थायी भाव को जागृत करता है और तीव्र करता है, दो भेद होते हैं इसके। एक होता है आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और एक क्या होता है? उद्दीपन विभाव, ठीक है। एक होता है अनुभाव, जो स्थायी भाव को जागृत होने के बाद जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, इनके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कायिक, जो जानबूझकर चेष्टाएं होती हैं। सात्विक, जो अपने आप हरकत हो जाती है, जिसके 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार की हरकतें होती हैं। उसके बाद एक होती है मानसिक, बोल सकते हैं, या इसको आप क्या बोलते हैं, मानसिक कहते हैं या वाचिक कह सकते हैं, मानसिक या वाचिक। और एक आपकी आहार्य होती है, ठीक है। तो मानसिक या वाचिक एक ही बात है। अब देखो, ये क्या है? अनुभव है, और वो क्या है? विभाव है। तो आलंबन विभाव है और आपका उद्दीपन विभाव। मतलब ए और ई कहां पे? ए और ई केवल बी वाले में, बी वाले में है, मतलब केवल ए और ई आंसर हो जाएगा आपका। ओके जी, वेरी गुड। अगला कह रहा है कि वर्ग 1 को शब्दों का वर्ग 2 विलोम शब्द के साथ युग्म जोड़ना है। आपत्ति है, आकृष्ट है, उन्मूलन है, स्थावर। स्थावर मतलब जो एक जगह पे स्थित रहे। जंगम का मतलब होता है जो चलता फिरता रहे। उन्मूलन मतलब उखाड़ना। रोपण मतलब रोपित कर देना। आकृष्ट का विकृष्ट कर देंगे, उत्कृष्ट का जैसे निकृष्ट होता है। आपत्ति का विपत्ति होगा, है कहीं पे। आपत्ति का समर्थन भी हो जाएगा, अच्छा समर्थन भी कर सकते हैं, सॉरी। आपत्ति का क्या करेंगे? समर्थन कर दीजिएगा। तो पहले का तीसरा कहां पे है? 2 में है, इसको काट दो। बी का 4 कहां पे? बी का 4, बी का 2 बता रहा है भाई साहब, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये है ना बी का चौथा, डी का पहला। वेरी गुड, आंसर डी हो जाएगा यहां पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेती के फूल, ये किसकी रचना है बताइएगा? महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर,
ये सारे के सारे ऐसे लेखक हैं जिनको आप खूब अच्छे से भली भांति परिचित हैं। इनकी लगभग रचनाओं से आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से कई बार लिखा है, तो पता तो खैर होगा ही। बाकी बताइएगा, आंसर करिएगा। रेती के फूल, सॉरी, जल्दी जल्दी बता। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, बताइएगा। एक इनकी रचना है जिसका नाम है मिट्टी की ओर। देखो मैं क्लू देता हूं आपको, मिट्टी की ओर। इनकी एक रचना है, इन्होंने भी अर्धनारीश्वर लिखा है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर इनकी रचना है। और ये निबंध संग्रह है अर्धनारीश्वर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका एक निबंध और है, हमारी संस्कृति लिखा है इन्होंने, हमारी संस्कृति लिखा है इन्होंने, ठीक है। बाकी तो कई सारी रचनाएं ही हैं, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, मार एकदम पता नहीं कितनी है, रामधारी सिंह दिनकर साहब की। डी वाला आंसर राइट होगा। बाकी सबके बारे में लिख चुका हूं, लेकिन सर एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन देके, सर एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन दे के किया करो जैसे पहले करते थे। अच्छा ठीक है सब इंस्पेक्टर साहब, अभी ऐसे ही करेंगे। चलिए आंसर बताइएगा, मुझे लगा आप सब। चलिए, संभावना में उपसर्ग कौन सा होगा बताइएगा। संभा, सत, सम और भव, आंसर करिएगा जल्दी जल्दी। वेरी गुड। रेती क्या बोलता है आपका, संभावना। मैंने आपको एक तरीका बताया था, शायद आपको याद हो। मैं कभी ऐसा क्वेश्चन हो, मैंने कहा कभी ऐसा क्वेश्चन हो और पूछे उपसर्ग कौन सा होगा या संधि कौन सी होगी, तो अगर ऊपर अनुस्वार लगा है ना, तो अनुस्वार उतार करके मां लिख देना और हलंत लगा देना। बाकी जो शब्द लिखा है उसको ऐसे लिख देना। तो भावना क्या है, यहाँ पे मूल शब्द है, ठीक है। और सम क्या है, ये आपका उपसर्ग है, उपसर्ग है। आंसर क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा आंसू में किस रस की प्रधानता मिलती है बताइएगा। ये आंसू जो शब्द है उसमें किस रस की प्रधानता मिलती है, शांत रस, वीर रस, अद्भुत रस, करुण रस या वात्सल्य रस। बताओ जल्दी जल्दी बताओ भैया, स्पीड, थोड़ा स्पीड बढ़ा के। आंसू ये क्या, किस आंसू की बात कर रहा है, ये आंसू जो निकल रहे हैं वो नहीं, ये आंसू उसकी बात कर रहा है जो आपके जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है, आप कहोगे सर जयशंकर प्रसाद जी की रचना, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है आंसू। आंसू, तितली, लहर, कंकाल, बहुत सारी रचनाएं। अब आंसू निकल रहे हैं तो वेदना होगी, दर्द होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, होना केवल हाँ वही चीज है, मतलब ये जैसे सम है ना, सम भावना, तो सम अलग निकल रहा हो। अब कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की आंसू, अब आंसू निकलेंगे तो भाई करुणा ही तो आएगी। बोलो सर करुणा होगी तभी आंसू आएंगे, यानी कि यहां पे कौन सा रस होगा, कहेंगे सर करुण रस होगा, करुण रस होगा। कहां पे है ये, तो केवल डी होगा आपका आंसर। लेकिन अगर पूछे जैसे चंद्र बरदाई की जो पृथ्वीराज रासो है उसमें कौन सा रस है, तो उसमें वीर रस और श्रृंगार रस दोनों होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन से विकल्प में दोनों शब्दों की वर्तनी शुद्ध है। आशीर्वाद, आदर्श, देखो आशीर्वाद कैसे लिखेंगे, आशीर्वाद ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आदर्श कैसे लिखेंगे, तो आदर्श ऐसे लिखेंगे। प्रसाद ऐसे लिखेंगे। अच्छा, एक प्रसाद होता है और एक प्रासाद भी होता है। इस प्रासाद का मतलब महल होता है और इस प्रसाद का मतलब क्या होता है, बोलो सर इस प्रसाद का मतलब होता है कृपा, ठीक है। विशेषण है, विशेषण कैसे लिखेंगे, बोलो सर विशेषण ऐसे। बीमार कैसे लिखेंगे, तो बीमार ऐसे। आपसे पूछ रहा है, अच्छा अमावस्या भी है, ओके, अमावस्या और नमस्कार, नमस्कार ऐसे। अब कह रहा है कौन से विकल्प में दोनों शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देखो आरसीवाद गलत लिखा हुआ है, प्रसाद सही लिखा हुआ है, अमावस्या सही लिखा हुआ है, नमस्कार गलत लिखा हुआ है, विशेषण सही है, बीमार गलत लिखा हुआ है, आशीर्वाद और आदर्श दोनों सही है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसमें कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति जहां तुरंत उक्ति हो जाए, जैसे आपने कहा धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले,
तो धीरे धीरे तुरंत उक्ति हो गई। ये क्या है? पुनरुक्ति अलंकार। उसके बाद कह रहा रूपक अलंकार में क्या होता है? जब उपमेय को उपमान बता दिया जाए, उपमेय को उपमान बता दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मैं ट्रिक बता चुका हूं आपको, मनु आ जाए, मानु आ जाए, मनहु आ जाए कहीं पे भी, या फिर मानहु आ जाए कहीं पे भी, मनहु या मानहु आ जाए, तब आप क्या करोगे? या फिर जनु आ जाए, जानू आ जाए, जनहु आ जाए, या फिर जानहु आ जाए, तो वहां क्या होगा? बोले सर वहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। संदेह अलंकार जहां उपमेय और उपमान दोनों में संदेह हो, सारी बिच्च नारी है कि नारी बिच्च सारी है। ठीक है, तो यहां कौन सा हो गया? रूपक अलंकार है। वे तुम उन सम स्वामी। देखो मैंने क्या बताया, जहां पे सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सम आ जाए, समान आ जाए, सरिस आ जाए, सदरस आ जाए, वहां क्या होता है? बोलो सर वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है। इसमें कौन सा अलंकार होगा बताओ? जल्दी जल्दी आंसर करो सभी के सभी। बहुत बढ़िया, यहां कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अब भ्रांतिमान अलंकार मतलब उपमेय को आप कुछ और समझ बैठते हो और उसका वर्णन कर देते हो, तो वो भ्रांतिमान अलंकार है। क्वेश्चन कह रहा कि द्विज के अनेकार्थी शब्द का क्या होगा बताइएगा। समय है क्या अपने पास? अच्छा 8 मिनट है। देखो द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्मा, 2 बार जन्मा। द्विज ब्राह्मण को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। द्विज जो है छत्री को बोला जाता है। द्विज पक्षी को, छत्री लिखा है ये, छत्री। द्विज जो है पक्षी को बोला जाता है। द्विज जो है दांत को बोला जाता है, दांत। चंद्रमा है कहीं पे, चंद्रमा को भी द्विज कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, पक्षी भी है, दांत भी है, ब्राह्मण भी है, विदेह नहीं। सी आंसर राइट होगा। विदेह राजा दशरथ को कहते हैं।